राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ मशहूर डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर सागर सरहदी। सागर सरहदी। राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सागर सरहदी का मूल नाम गंगा सागर तलवार है और वो मुंबई में अकेले रहते हैं, जहां उनके शिष्य और मिलने जुलने वाले अक्सर आ जाया करते हैं। बतौर लेखक तो सागर सरहदी की लिखी कई फिल्में सुपर डुपर हिट हुई हैं, लेकिन उनकी बनाई सिर्फ एक फिल्म बाजार है, जिसे व्यावसायिक और कलात्मक दोनों ही दृष्टियों से खूब सराहा जाता है। मुझे कुछ कहना है। मैं बयान देती हूं कि इस गुनाह, जुर्म, नाइंसाफी में मैं बराबर की शरीक हूं। सूबा सरहद में 11 मई 1933 को पैदा हुए सागर सरहदी विभाजन के दौरान विस्थापितों का जीवन जीते रहे और दिल्ली के मोरी गेट इलाके से उन्होंने मैट्रिक पास किया। हालात कुछ ऐसे बने कि सागर सरहदी मुंबई आ गए और यहाँ खालसा कॉलेज और बाद में सेंट जेवियर्स में पढ़ने लगे। रोजी रोटी की चिंताओं ने सागर सरहदी की औपचारिक शिक्षा जारी न रखने दी और वो एक एड एजेंसी में छोटी सी नौकरी करने लगे। उस दौर के जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर यश चोपड़ा ने जब सागर सरहदी का लिखा एक नाटक देखा तो उनकी लेखकीय प्रतिभा के मुरीद हो गए और इस तरह सागर सरहदी यश चोपड़ा के साथ एक के बाद एक कामयाब फिल्मों की वजह बने। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। क्या चाहती हैं आप? मेरे जाने से क्या होता है? उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ? अगर मेरी बेटी का नाम लिया तो जबान खींच दूंगा। आप होते कौन है चांदी की किस्मत का फैसला करने वाले? सिर्फ इसलिए कि आप उसके बाप हैं? यह महज एक इत्तेफाक है, एक हादसा है। जिस दिन तुमने उस लड़के के साथ शादी कर ली, उस दिन से मैं तुम्हारे लिए मर गया, समझो। डैडी, प्लीज ऐसा मत करो डैडी, आपको मेरी कसम है। छोड़ो ना मेरा दुपट्टा। पास आकर ले लो तो मैं करीब आ जाता हूं। अल्लाह कसम छोड़ दीजिए ना, अम्मा आ जाएगी, अब जाइए ना। कब मिलोगी? अरे क्या गड़बड़ मचा रखी है? रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। सागर सरहदी का जीवन एक रिफ्यूजी के फिर से बस सकने की कोशिशों का दूसरा नाम है। उन्हें इस बात की तलाश है कि वो कौन सी शक्तियां हैं जो एक बसे बसाए इंसान को उसकी जड़ों से उखाड़कर शरणार्थी बना देती हैं। वो आज भी अपने गांव बफा से बेदखल होने का दंश और इस छोटी सी जिंदगी में सहे अपमानों और वंचनाओं को भुला नहीं सके हैं। उनके मुताबिक उनकी पूरी जिंदगी सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा करने में गुजर गई, जिसमें किताबों का अहम रोल है। गुफ्तगू के अब तक के सफ़र में मैंने जितने भी फिल्म वालों से उनके घर जाकर मुलाकातें की हैं, उनमें सिर्फ सागर सरहदी ही हैं
जिनके पास मैंने इतनी विशाल लाइब्रेरी देखी और देखा विषयों का इतना विविध विस्तार। सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। हाँ, इनायत, शुक्रिया। ये जो गंगा सागर तलवार, जी, ये सागर सरहदी कैसे बन गए? मुझे खुद नहीं पता कि बचपन में कोई सागर बोलता था, एक आदमी कोई और शख्स था, उसका नाम गंगा सागर था। फिर मैंने बाद में जिया सरहदी साहब, उनकी कोई बहुत फिल्में मिजाज के हिसाब से पसंद करता था, तो मैं अल्टीमेटली डिसाइड किया कि न तो गंगा सागर भी छोड़ दूँ, जिया सरहदी का सरहदी वहाँ से ले लूँ और सागर के साथ शामिल कर दूँ, तो सागर सरहदी। चूँकि सुबह सरहद में पैदा हुआ तो सरहदी में भी था, तो इसलिए कन्वीनियंट के हिसाब से सागर सरहदी रख लिया। कब रखा होगा, कब? मेरा ख्याल है मैट्रिक जब पढ़ रहा था, अर्ली डेज में, बच्चा था मैं, ग्रोन अप कर रहा था, पढ़ना लिखना शुरू किया था, तो उन दिनों में जिया सरहदी के ज़माने का वो बहुत पॉपुलर थे, बहुत पसंद करता था, उनकी फिल्में बहुत अच्छी लगती थी, तो मिजाज भी उनका थोड़ा एग्रेसिव, सोशल, पॉलिटिकल, तो चीज़ें मुझे रास आती थी, तो इसलिए मैंने उन दिनों में अपना नाम सागर सरहदी रखा। पैदा तो आप मुंबई में ही हुए? नहीं, मैं पैदा हुआ सूबा सरहद के एक बेहद छोटे से गांव, बफा नाम है उनका, बस गांव का, और बहुत छोटा गांव है, पहाड़ों के बीच में, बहुत खूबसूरत गांव, दरिया, नदी नाले मज़ेदार से, तो पैदाइश मेरी वहाँ की है। लेकिन पार्टीशन के वक्त जो हंगामे हुए 47 में, तो अपरूट होना पड़ा, एबटाबाद आए, एबटाबाद में भी लगा कि गड़बड़ हो रही है, हमले हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं, बुरे दिन थे, तो फिर वहाँ से ऑलमोस्ट भाग के हम लोग श्रीनगर के रास्ते से मतलब फिर दिल्ली पहुँचे, दिल्ली टेंटों में रहे। तो ये बात मुझे बहुत खटकती है और आज भी सता रही है कि कौन सी ताकतें हैं जो आपको अपने गांव छोड़ने पर मजबूर करती हैं और आदमी से रिफ्यूजी बना देती हैं आप। मैं ये भूला नहीं हूँ, मैं अपने गांव को आज भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे याद है, और मेरी जो फिल्म नूरी है, और वो उसी बैकग्राउंड में, उसी गांव का माहौल, शूटिंग हमने कश्मीर में की है, लेकिन कहानी मेरे गांव की है, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो मेरी है मेरे गांव के साथ है, वहाँ पैदा हुआ मैं। आपके वालिद क्या करते थे? वो ठेकेदार थे, अफीम, शराब, चरस ठेका रखते थे, और बड़े आदमी थे, अपने गांव में जैसे एक बड़ा आदमी होता है। तो कभी कभी ये होता था कि वो जब बाहर जाते थे तो मुझे दुकान पे बिठा देते थे, तो मैं 1-2 दिन संभाल लेता था, ऐसे ठेकेदार थे वो। तो पार्टीशन के बाद जब वो इधर आए, मुंबई आए, पहले एबटाबाद? पार्टीशन के बाद जो हम लोग आए दिल्ली में टेंटों में रहे, रिफ्यूजी बन गए, तो टेंटों में रहे, और इत्तेफाक से थोड़े पैसे हम लोगों के पास, मेरे बड़े भाई थे, थोड़े पैसे उनके पास थे, ठेकेदार थे पहले, और बड़े भाई भी काम वाम करते थे, तो 4 पैसे हमारे पास थे, तो हम लोग पहले टेंटों में रहे, फिर बाद में दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास एक मोरी गेट था, वो वहाँ एक छोटा सा मकान, चूँकि यहाँ से लोग, मुसलमान लोग भाग के, जैसे हम हिंदू लोग
यहाँ भाग के आए थे, वो लोग भाग के जा रहे थे, तो छोटा सा घर मौरी गेट में हम लोगों ने लिया था। तो वहाँ मैंने मैट्रिक पास किया, हायर सेकेंडरी वहीं से तालीम हासिल की। फिर आप मुंबई क्यों आए? मुंबई में चूँकि मेरे बड़े भाई जो थे वो नौकरी करने लगे, काम मिल गया उनको, तो सेंस ऑफ वहाँ कुछ था नहीं है। वहाँ मैं स्टूडेंट था, तो घर यहाँ आ गए, मेरे भाई भाभी यहाँ आ गए थे, तो मुझे वहाँ से फिर यहाँ आना पड़ा आगे पढ़ने के लिए। और वो बेचारे सपोर्ट करते थे, इकॉनमी सारी मेरे बड़े भाई ने उन्होंने सही संभाला हम बच्चों को। मैं छोटा भाई था उसका, तो बॉम्बे आना पड़ा हमको। तो फिर आपने यहाँ आने के बाद पढ़ाई वगैरह क्या पूरी कर ली? हाँ, मैं वहाँ से हायर सेकेंडरी पास करके खालसा कॉलेज में आया। खालसा कॉलेज में फिर बाद में सेंट जेवियर में चला गया। मेरे दिमाग में था कि अंग्रेज़ी मेरी अच्छी होनी चाहिए, पता नहीं क्यों था, क्योंकि अंग्रेज़ी अच्छी होगी तो मैं दुनिया का अदब जो है पढ़ सकूँगा, चाहे वो फ्रेंच हो, रशियन हो। तो चूँकि ट्रांसलेशन जो है अंग्रेज़ी में मिल जाती हैं, तो इसलिए अंग्रेज़ी मेरे दास्तान सोच समझ के मैं चाहता था। बीए मैंने इंग्लिश में बीए सेकंड क्लास में पास किया, एमए भी ज्वाइन किया, लेकिन पास नहीं कर सका, फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया कि साथ में पैसे कमाने का भी रोटी रोज़ी का भी चक्कर, बचपन से ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, थोड़े से पैसे वहाँ से कमाता था, तो उस वजह से मेरी कंसंट्रेशन शायद इतनी नहीं थी, तो इसलिए एमए में फेल हो गया। फिर मैंने पढ़ना छोड़ दिया, तो रोटी रोज़ी के लिए फिर बाहर आया। मैंने एक ब्रिटिश ऑफिस में बोमस, BOMAS बोमस एक कंपनी थी, उसमें नौकरी की। पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था 2 घंटे रोटी रोज़ी के लिए, थोड़े पैसे कमाता था। फिर रेगुलर जॉब लिया और वो ठीक ठाक था, बड़ा ऑफिस था, हमारा बॉस अंग्रेज़ था। लेकिन मुझे लगा कि मैं नौकरी के लिए पैदा नहीं हुआ, क्योंकि 9 बजे वहाँ पहुँचना पड़ता था। बोमास जो कंपनी थी जिसमें आप नौकरी करने लग गए थे, क्या काम था वहाँ? उसमें बोमस में ये उर्दू का ट्रांसलेशन, पहले वहाँ के एड्स जो होते थे, तो पहले तो मैं ट्रांसलेशन के लिए जाता था। फिर बाद में वो जो हमारे बॉस थे वो रिज़ाइन करके चले गए, तो मैंने वो टेक ओवर कर लिया, वो डिपार्टमेंट जो था। तो लोग आते थे, ट्रांसलेशन एड्स होती थी, फिल्म की एड्स या कोई भी एड, कोई भी काम जो एडवर्टीज़मेंट लोग करते थे पेपरों वेपरों में, मैगजीन्स में, तो हमारे यहाँ सारी 10-11 ज़ुबानें जो थीं उनके जो हैं लोग आते थे और वो अपना अनुवाद, ट्रांसलेट, तर्जमा करते थे। तो मैं उसका इंचार्ज था। तो बाद में मैंने कुछ अर्सा जो किया, बट मुझे लगा कि मुझे 9 बजे वहाँ पहुँचना पड़ता था और मैं कोलीवाड़े में रहता था, तो घर से मुझे 7, साढ़े 7 बजे निकलना पड़ता था और ट्रेनों में बहुत रश होती थी। 1-2 मरतबा ऐसा हुआ कि मैं गिरते गिरते बचा, लटक के जाना जो था, जगह नहीं होती थी। और फिर वहाँ ऑफिस में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया गया, तो सुबह से लेके शाम तक मुझे वहीं ऑफिस में बैठना पड़ता था। तो मैंने देखा कि मेरा पढ़ने लिखने का जो वक्त है वो नहीं है मेरे पास, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो मेरे जो बॉस थे अंग्रेज़ थे, उन्होंने कहा कि तुम चाहो तो हम तुम्हें असिस्टेंट भी देते हैं, तुम चाहो तो हम तुम्हारी पगार भी थोड़ी बढ़ा देते हैं, रिज़ाइन क्यों कर रहे हो?
तो मैंने उनको समझाया, ब्रिटिशर थे, मिस्टर पामर करके, बहुत अच्छे इंसान थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं राइटर हूँ, प्रोफेशनल राइटर हूँ, लेकिन मेरी सुबह से 9 बजे पहुँचना पड़ता है, तो घर से 7 बजे निकलना पड़ता और 5:30 बजे तक मेरा कंज्यूमर हो जाता है। उसके बाद मैं किसी काम का नहीं रहता और मैं प्रोफेशनल राइटर हूँ, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामे लिखता हूँ वो। तो मुझे लगता है मैं कर नहीं पाऊँगा फिर। और सुना उन्होंने, महसूस किया और मेरा रिजिग्नेशन था वो एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं फिर इंडिपेंडेंट हो गया। फिर अब सवाल ये था कि रोटी रोज़ी कैसे कमाएं, रिफ्यूजी थे हम लोग। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 2 घंटे पढ़ाता था, वो काम नहीं आता था, थोड़ा सा पैसा मिलता था, 100-200 रुपये, 200 समथिंग। तो एक ही तरीका था कि मैं फिल्मों में ज्वाइन करूं, 4 पैसे ज़्यादा कमाऊंगा। तो फिर उधर जो है रुख किया मैंने। आपको ये कैसे पता था कि फिल्मों में ज्वाइन करने से 4 पैसे मिल सकते हैं? नहीं, ये तो मतलब एक इम्प्रेशन, सिनेमा देखना, सिनेमा में दिलचस्पी लेना, फिर स्टार्स को देखना, उनके बड़े बड़े एक्टर, राज कपूर साहब, ये लोग उस ज़माने में थे। फिर बाद में गुरुदत्त वगैरह बड़े डायरेक्टर हुए, हीरो भी रहे। तो मुझे पता है ग्लैमरस वर्ल्ड है, पैसा बहुत है इसमें। मीना कुमारी थी अपने ज़माने में, उनको देखा, फिल्में देखी। फिल्में मैं बहुत देखता था। कब से देखना शुरू की होंगी? मैंने मैट्रिक जब पास करने के बाद ही फ़ौरन फिल्में, जो पता नहीं क्यों। पहली फिल्म याद कीजिए कौन सी थी? वो तो याद नहीं है मुझे। मैंने तो हर हर महादेव फिल्म का नाम था, वो भी देखी। और मतलब फिल्म कोई भी होती थी तो मैं देखता था। क्या अच्छा लगता था उसमें? और उनका क्या था जो अच्छा लगता था? हाँ, मतलब उनमें ये था कि एक अफसाना जो होता था, कहानी होती थी, एक ग्लैमर था। और कुछ लोग जो थे, जैसे जिया सरहदी साहब थे, मुझे बहुत पसंद थे। सब्जेक्ट को, सोशल कंटेंट को बहुत अच्छा लेते थे और उनकी फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर उसमें दिलचस्पी बढ़ती और पैसे थे, नाम था, ग्लैमर था, सब कुछ था फिल्म लाइन में। तो मैंने कहा ये एक तरीका है कि अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, वक्त लगेगा, लेकिन मैंने धीरे धीरे फिल्में ज्वाइन की। फिर मेरा एक प्ले कोई जो इंडो पाक वार पे लिखा हुआ था, नाम याद नहीं है, एकांकी छोटा प्ले था, वो यश चोपड़ा ने देखा। क्योंकि मेरे भतीजे रमेश तलवार साहब यश चोपड़ा के चीफ असिस्टेंट थे, तो उन्होंने यश चोपड़ा को दावत दी कि वो प्ले देखने के लिए। शायद मिर्ज़ा साहिबा नाम था उसका, इंडो पाक वार पे मैंने वो लिखा था। तो यश जी ने आके वो प्ले देखा और उसके बाद अपने असिस्टेंट को, रमेश साहब को बुलाया कि सागर साहब मेरे लिए लिखेंगे। तो उनका मैं बुलाता हूँ। तो रमेश साहब जो मेरे भतीजे थे, वो यश जी के ऑफिस में मुझे ले गए और वहाँ से मेरा फिल्म का कैरियर जो है, सबसे पहली फिल्म कभी कभी मैंने लिखी। और आपको हैरानी होगी कि जो फाइनेंसर थे, गुलशन नाम था उनका, उन्होंने फिल्म देखी, उनका डायलॉग बुकिश हैं और फिल्म एक दिन नहीं चलेगी। तो यश चोपड़ा ने बोला उनको, मुझे कहा कि तुम देख लो फिल्म। मैंने अकेले ऑल अलोन मैंने एक थिएटर में जाकर वो कभी कभी देखी। मैंने कहा ज़रा सी गड़बड़ है, वो ठीक कर लेंगे। और फिल्म रिलीज़ हुई। शुरू में वो फिल्म इतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन बाद में गोल्डन जुबली हुई, बड़ा नाम कमाया। और बाद में यहाँ तक कि कई लोगों ने मुझे फिल्में जो हैं वो ऑफ़र की। दिलीप कुमार साहब को वो फिल्म बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि मैंने इतनी अच्छी कैरेक्टराइजेशन और डायलॉग जो हैं आज तक अभी तक नहीं देखे, नहीं सुने।
तो उन्होंने ये दावत भी दी कि मैं उनके लिए लिखूं। लेकिन मेरा अपना मिजाज जो है वो बहुत क्रोध है मेरे अंदर, बहुत गुस्सा है। वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग है। ये क्यों है, गुस्सा क्यों है? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कौन सी ताकत है जो डिसाइड करती है कि मैं अपना गांव छोड़ दूँ। मैं खुश था अपने गांव में, बफा में, दरिया थे, पहाड़ थे, खूबसूरती थी, अच्छा घर था हमारा। समबडी डिसाइड्स, कोई डिसाइड करता है कि आप वहाँ नहीं रह सकते। तो एक आदमी को आदमी से रिफ्यूजी बनाने वाली कौन सी ताकत है, ये बात मुझे खलती थी और आज भी खलती है। मैं अपने गांव को आज भी मिस करता हूँ। तो उस वजह से एक तरह का क्रोध, एक तरह का गुस्सा, एंगर मेरे अंदर शुरू से कि समबडी डिसाइड्स फॉर अस। आदमी से आपको रिफ्यूजी बना देते हैं और ख़ुद डिसाइड करते हैं ये काम करिए या ये ना कीजिए। तो इन बातों से मुझे मेरे अंदर जो था, मैं बचपन से ही एग्रेसिव किस्म का, मैं मतलब बच्चों की टीम में लीडर माना जाता था। मैं बहुत तगड़ा था, लड़ाई में मैं जीता था, मारता था, कबड्डी खेलता था। तो मेरा मिजाज जो था वो ऐसा गर्म मिजाज, बेहद हेल्दी, लड़ना, ये मुझे शुरू से। फिर ये बात मुझे खलती है कि कोई ताकत डिसाइड करती है कि तुम वहाँ नहीं रह सकते और मैं आदमी से रिफ्यूजी बन जाता हूँ। वो मैं आज भी नहीं माफ़ कर सकता। मैं क्यों रिफ्यूजी बनूँ? फिर हमको टेंटों में ला के बिठा दिया गया, बाथरूम नहीं होते थे। मैंने वो ज़िंदगी सही है क्यों? उसके बाद बड़ी मुश्किल से रोटी रोज़ी का चक्कर चला, छोटी सी जगह पे मकान लिया। ये सारे स्ट्रगल्स मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। मेरे अंदर एक तलखी, एक गुस्सा, एक वो आज भी मौजूद है। क्योंकि मेरे गांव में बहुत शानदार जगह थी, हमारा घर था, हमारी एक दो दुकानें थी, दरिया में नहाते थे। वहाँ से हमको एक उठाकर रिफ्यूजी बना दिया, टेंटों में रहना पड़ा, छोटे सा मकान में रहना। ये बातें मैं भूलता नहीं हूँ और मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, आज भी है, मैं भूल नहीं सकता है वो। तो आप ये बात इसलिए कह रहे थे कि यश चोपड़ा के लिए फिल्म लिखने के बाद जब ये सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ा तो आपको ये एहसास हुआ कि आपके अंदर वो तलखी, वो गुस्सा आपके अंदर है। ये बात कहने के बाद आगे आप क्या कहना चाहते? हाँ देखिए था, आप करें क्या, एक दो छोटी मोटी नौकरियाँ की, फिर मैंने वो बोमन ज्वाइन की। लेकिन वहाँ भी ऐसा लगता था सुबह मतलब घर से 7 बजे निकलना पड़ता था और इतना रश होता था ट्रेनों में। एक मर्तबा ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा, कि ट्रेन में जगह नहीं होती थी सुबह के वक्त, ऑफिस टाइम्स होते थे। तो मेरा हाथ जो था डंडा पकड़ा हुआ था और डंडा जो पकड़ते पकड़ते ऐसा बोझ 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 जो बढ़ता गया तो मेरा हाथ कमज़ोर होता गया। सारा बाज मुझ पर, मुझे अगर ग्रैंड रोड तक पहुंच के मैं उतर गया, अगर ग्रैंड रोड स्टेशन ना आता तो शायद मैं मर गया होता। तो ये हालत में जो थी, रोज़ ट्रेनों में जाना, वहाँ ऑफिस में पहुंचना, वक्त पे पहुंचना और फिर 9 घंटे 8 घंटे काम करके बाहर निकलना, तो ऐसा लगता था कि मैं किसी काम का नहीं रहा। इसलिए मैंने रिज़ाइन कर दिया वहाँ। और मेरा जो बॉस था, अंग्रेज़ था, उसने कहा तुम चाहो तो मैं तुम्हें असिस्टेंट देता हूँ। हाँ ठीक है, उसकी तो बात हो चुकी। सागर साहब, कभी कभी के साथ आप फिल्मों की दुनिया में आ गए जी, और इससे एक चीज़, एक जो सवाल हल हुआ वो था रोज़ी रोटी का। बस इससे इतने भर से सब कुछ सॉल्व हो गया? नहीं, कभी कभी का कामयाब होना, वो फाइनेंसर ने तो ये कहा था कि इस पिक्चर में बुकिश डायलॉग हैं। हाँ वो ठीक है, वो भी बात हाँ, हो गई वो भी थी हो सागर गई साहब। है। नहीं तो लेकिन बाद में पिक्चर बहुत चली और मैं हाँ। एक्सेप्ट हो गया। कहने का मतलब ये जो गुस्सा था आपके अंदर, नहीं, गुस्सा वो तो अभी खत्म है। हो गया। मतलब अब आपको ना ना ना, गुस्से का अब भी है, मेरी सारे एंगर है मेरे अंदर। मैं आज भी जो है सिस्टम में, जैसे गरीबी है आज, मैं रिएक्ट करता हूँ। मैं रास्ते में
किसी आदमी, गरीब आदमी को लेटे हुए देखता हूँ या प्लेटफॉर्म में अधमरा अध सोया हुआ आदमी को देखता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे गरीबी से बहुत सख्त किस्म की नफ़रत है। मैं रिएक्ट करता हूँ, मैं कंडोन नहीं करता। तो वो एंगर को मैं कल्टीवेट किया हुआ है कि मैं ऐसा काम करूँ जो मैं ये बात कर सकूँ, गरीबी के बारे में बात कर सकूँ, कमज़ोर आदमी की बात कर सकूँ, लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। तो मेरा सारा रुझू पॉलिटिकली मैं मार्क्सिज्म की तरफ मेरा ध्यान गया। कब से गया? मैं यंग एज में मैट्रिक पास करके कॉलेज में जाने के बाद मैंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ज्वाइन की, जिसमें कैफ़ी आज़मी साहब, सरदार जाफरी, इस्मत चुगताई, बड़े बड़े लोग, मार्क्सिस्ट लोग थे। मैं मीटिंग जाता था, अफसाने सुनता था, फिर बाद में अफसाने लिखे, फिर मैं वहाँ पढ़ने लगा। तो मेरा सारा ध्यान जो है आज भी वहाँ से एक शुरू हुआ। फिर मैंने मार्क्सिज्म में दिलचस्पी लेनी शुरू की, पढ़ना शुरू किया और वो सारी बातें प्रोग्रेसिव राइटर्स में मुझे बहुत कुछ दिया। कैफ़ी साहब मैं आज भी बहुत मानता हूँ उनको, उनकी मिसेस शौकत भाभी, उनके घर वाले, तो वो उनके घर जाना, चीज़ें सुनना, पढ़ना, मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ना, फिर साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना, तो सारी चीज़ें मैंने अपने आप को ग्रो करने के लिए, इस ज़माने में रहना, समझना और रिएक्ट करना और फिर लिखना, ये पूरा प्रोसेस जो था मेरा शुरू हो चुका था। और मैं तकरीबन अच्छा रहा, कामयाब रहा, फिल्में लिखी। लेकिन अभी फिर बाद में ये भी हुआ कि मेरी सारी फिल्में जो भी लिखी वो रोमांटिक फिल्में, कभी कभी सिलसिला, चांदनी, वो सारी रोमांटिक भी हैं। तो मैंने फिर उस वहाँ फिर से बगावत की कि मैं सारी उम्र में आँखों के, यानी मैंने वो एक डायलॉग लिखा था कि अमिताभ बच्चन साहब राखी से पूछते हैं, क्या आपने अपनी आँखें देखी हैं? तो राखी कहती हैं, क्या ख़ास बात है मेरी आँखों में? तो अमिताभ कहते हैं, जहाँ देखती हैं एक रिश्ता कायम कर लेती। उसके बाद एक दूसरी हीरोइन ला रहे थे, वो उसकी आंखें कुछ ब्लूइश थी, तो मुझे बोला गया कि इनकी आंखों पे भी लिखो कुछ। तो मैंने उनकी आंखों में, कि आपकी आंखों में आसमान झांकता है। फिर मैंने सोचा तीसरी लड़की आएगी या हीरोइन आएगी, उसकी आंखों पे क्या लिखूँगा। तो ये मैंने कहा यहाँ से जगह जो है बहुत ख़राब है, भागना चाहिए। ये मेरी बात नहीं करते हैं, ये आंखों की बात, रोमांस, सारी उम्र में रोमांस मैं अच्छा लिखता हूँ, मेरी सीन जो हैं कभी कभी सिलसिला, चांदनी वगैरह, लेकिन मैं सारी उम्र रोमांस के बारे में कैसे लिखूँगा। मैं तो कम्युनिज्म में बिलीव करता हूँ। तो मैंने धीरे धीरे फिर मैंने छोड़ा उसको और बाज़ार फिल्म बनाई, जहाँ एक गरीब आदमी भी होता है और फारूक शेख उसमें हीरो होते हैं, एक लड़की से प्यार करते हैं और एक अमीर आदमी जो है उससे शादी करके ले जाता है और वो शी कमिट सुसाइड। ये मेरी पिक्चर बाज़ार थी कि वो बात जो मुझे अच्छी लगती है मैं उसके बारे में लिखूं, उसके बारे में फिल्म बनाऊं। फिर हम देखते हैं कि आप उन फिल्म डायरेक्टरों में गिने जाएंगे जिसने ज़िंदगी में सिर्फ एक फिल्म से नाम पैदा किया और फिर कुछ उस ज़मीन से आगे अपने ही काम को आगे बढ़ाना वो नहीं किया। यानी बाज़ार के कॉन्टिन्यूएशन में अगर एक सीरीज़ ऑफ सिनेमा खड़ा होता, जैसे कि आप सत्यजीत रे में देखते हैं, आप श्याम बेनेगल में देखते हैं, आप बाकी लोगों में देखते हैं कि उनके पास, मेरा मतलब है कि सिर्फ पैसे के लिए भी काम करना अच्छा नहीं लगता है। अगर सोशल कंटेंट नहीं है उसमें, तो मुझे कभी कभी के बाद 20 फिल्में ऑफर हुई, मैंने नहीं साइन की, कि मैं अपनी बात, अपनी ज़ात, अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोना चाहता, चाहे आप मुझे कितना पैसा दें। मैं एक रिफ्यूजी हूँ, अब भी हूँ, मेरी सेंस ऑफ बिलोंगिंग आज भी मुझे अपना गांव याद आता है। तो मेरी आइडेंटिटी है कि मेरा ताल्लुक़ जो है आम आदमी के साथ जोड़ा होना चाहिए। वो सब्जेक्ट अच्छा लगा।
मैंने प्ले लिखा भूखे भजन नौ को पाला, उसमें यही सब्जेक्ट था। मैंने लिखा भगत सिंह की वापसी कि जो क्रांतिकारी है। इस तरह की बातें मुझे अच्छी लगती हैं और मैं खुश रहता हूँ। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कंप्रोमाइज़ के लिए, रोटी रोज़ी की है, करनी पड़ती है, पर मैं रिएक्ट करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपने लिए इसलिए कोशिश की कि कामयाबी के बाद फिर मैंने बाज़ार बनाई। बाज़ार में यही है, गरीब लड़की है। बाजार को ही देखिए अगर आप, जी। तो बाजार में जो बात कही जानी थी उसको कहने के बाद ये ठीक है, ये तसल्ली होती है कि बात को जिस तरह कहना था उसे ठीक से कहा जा पाया, लोगों ने उसे ठीक से रिसीव भी किया। जी। लेकिन क्या बाजार की कहानी कहने के बाद आपके पास कहानियाँ ख़त्म हो गईं? क्या हुआ? क्योंकि सिर्फ बाजार ही तो आपकी ज़िंदगी का एजेंडा नहीं था कि बाजार बनाकर और अपनी बात पूरी हो जाएगी और फिर कोई दूसरी बात शुरू नहीं होगी। नहीं, मैं समझ दो अभी तो जो बात आप कह रहे हैं मैं मानता हूँ। अब तो इस मुल्क में सिनेमा भी नहीं रहा है अभी। वो जो आइडियल्स हम लेके आए हैं, अपनी बात कहेंगे। मैंने उसके बाद फिल्म चौसर बनाई है, आज तक नहीं बिकी है। और मेरा ये मानना है और कहना है, और मैं कहता भी हूँ, प्रेस में भी कहता हूँ कि इस मुल्क में अभी कुछ रहा नहीं है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि मैं उर्दू में लिखता हूँ, क्योंकि मेरी पैदाइश जो है वहाँ हुई है, पाकिस्तान में हुई है, एबटाबाद में हुई है। तो मैं एक लाइब्रेरी में गया, मैंने उनसे कहा कि मेरे पास ढेर सारी, कम से कम 200 किताबें हैं और मेरे घर में उर्दू कोई नहीं जानता। सब बच्चे जो हैं हिंदी जानते हैं। तो वो 200 किताबें मैं आपको डोनेट करता हूँ। आप एक कॉर्नर बनाइए, सागर सदीस कॉर्नर, मैं वो फ्री में आपको किताबें देता हूँ। वो क्या बोलते हैं कि हम नहीं लेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले जहाँ जो पहले किताबें वही कोई नहीं पढ़ता। तो आज हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि जहाँ किताब की कोई अहमियत नहीं रही है। तो मैं आज भी अपरूटेड फील करता हूँ। मैं क्या करूँगा? किताबें कोई पढ़ता नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। आज जो एक मोबाइल आ गया है, आप देखते हैं कि रास्ते में लोग चलते हुए, ख़ास तौर पर लड़कियाँ, 12 घंटे अगर वो उनके पास मोबाइल हर वक्त रहना चाहिए, वो देखते रहना, उसमें कुछ है नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि देखना, बटन दबाना, देखते रहना। जी, तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि बाजार के बाद और भी कुछ फिल्में आपको बनानी थी शायद, और जो आप नहीं बना पाए। जी, ऐसा कुछ है? अभी आपको सुन के हैरानी होगी कि इस मुल्क में सिनेमा नहीं रहा है। ये एक और दौर है। इस मुल्क में कुछ नहीं रहा है, ये एक और दौर है। अब सिनेमा भी नहीं है इस मुल्क में। मैंने इतनी अच्छी फिल्में, कभी कभी, सिलसिला, चांदनी लिखी, बाजार बनाई, बेहद कामयाबी पाई है। आज मेरी पिक्चर 64 बिक नहीं रही है, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है। आप सुबह शाम रात जाते जाते रहे मोबाइल, और ख़ास तौर पर लड़कियाँ ट्रेनों में बैठ के रोड क्रॉस करते हुए। इस मुल्क में कोई किताब नहीं रही है, इस मुल्क में कोई सिनेमा नहीं रहा है। एक अजीब दौर है, कोई कल्चर नहीं है, सिर्फ मोबाइल है। तो फिर वही क्राइसिस शुरू होता है। मेरे जैसा आदमी जिसने इतना काम किया है, किताबें लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, कामयाब हुआ हूँ, फिल्में बनाई हैं, सुपर हिट, मेरे पास कोई काम नहीं है। आज खिला है, बिल्कुल खाली है। मेरी फिल्में बिक नहीं रही है। अब मैं क्या करूँ मुझे नहीं मालूम है, मैं और कुछ नहीं जानता। उसके लिए तो सागर साहब आपको वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होता है। अगर सच्चाइयाँ बदल जाती हैं, सेंसिबिलिटीज़ बदल जाती हैं, और आप अभी भी पुराने 40 साल पुरानी सेंसिबिलिटी के दौर में जी रहे हों,
अखियां मिला के जिया भर माँ के चले नहीं जाना, अब वो हम दौर में नहीं है, वो रोमांटिसिज्म नहीं है हमारे पास। सर मैं आपकी बात एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ हो ना, तब्दील करके क्या करेंगे? सिनेमा है ही नहीं है, किताब है ही नहीं है, लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, उनको मोबाइल चाहिए बस, कुछ नहीं है आपके मुल्क में। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं मुफ्त में 200 किताबें एक लाइब्रेरी में दे रहा हूँ, और वो उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम नहीं लेंगे। कहने पहले ही कोई नहीं पढ़ता, किताबें लेके क्या करेंगे? खैर उसकी कोई दूसरी वजह भी हो सकती है सागर साहब। कोई वजह नहीं है सर, क्राइसिस है आपके मुल्क में, मोबाइल ने टेक ओवर करके रख दिया है आपका। अब आपके पास एक मोबाइल हो, आपको कुछ नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, बाहर नहीं चाहिए, कल्चर नहीं चाहिए, एक्टिविटी नहीं चाहिए। हम लोग पहले थिएटर करते थे, मैं मुफ्त में शोज़ रखता था, ओपन एयर में रखता था, हाउसफुल जाता था। आज जो है प्रॉब्लम हो रही है, कोई लोग ड्रामा नहीं, बहुत कम दिखते हैं या देखते नहीं हैं। ये एक ऐसा कल्चर क्राइसिस, मेरा कहने का जो मकसद है बताने का, अजीब क्राइसिस है कि इस ये जो आ गया आपके हाथ में मोबाइल आ गया है, उसने सारे कल्चर को समेट लिया है। हर वक्त आप देखो, लड़कियां ख़ास तौर पर रोड क्रॉस करती हैं, वो साथ में देखती रहती हैं, कुछ हो ना हो लेकिन नज़र वहाँ है। किताब कोई नहीं पढ़ता, आप लाइब्रेरी में जाते मना करते हैं, नहीं साहब हमको नहीं चाहिए किताब। अच्छा फ़र्ज़ कीजिए सागर साहब, फ़र्ज़ कीजिए इस मुल्क में फ़िल्मों का अच्छा कल्चर आगे बढ़ रहा होता, किताबें पढ़ी जा रही होती, सब कुछ अच्छा होता। फ़र्ज़ कीजिए, तो आप कौन सा सिनेमा आप बनाना चाह रहे होते? नहीं, मैं तो रोना चाहता हूँ थोड़ा, क्या करूँगा मैं? आज मेरे दोस्त आए, उनसे पूछ रहा हूँ, मैं बेकार हूँ? मैंने इतना नाम कमाया, इतना पढ़ा, इतना सब किया है आपके मुल्क में, अब मेरे पास कोई काम नहीं है। अजीब हालत है ये, कोई इंटरेस्टेड नहीं है कहानी पढ़ने में, मैगज़ीन पढ़ने में, नावल पढ़ने में, फिल्म देखने में। फिल्म भी नहीं है। आप जाइए देखिए, आप कई सिनेमा हाउसेस बंद हो गए हैं, कुछ नहीं रहा है इस मुल्क में, बर्बादी है। आप जब कहते हैं कि बहुत नाम कमाया अपने आप में ही उसके साथ एक वैल्यू जुड़ी हुई है, यानी कि आप एक कमोडिटी बनकर अपने को खुश समझ रहे हैं। आप जो कैपिटलिज्म की पहली शर्त है, आप एक कमोडिटी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नाम कमाए बिना भी अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी की सार्थकता को एसर्ट कर सकते हैं। मेरा ये कहना है सर कि जब से ये मोबाइल आया है, उसने सारे कल्चर को, सारे जज्बात को, किताबों को नफ़ी कर दिया है। उसने टेक ओवर कर लिया है आपके कल्चर को, आपके सिनेमा को। इसलिए मेरे जैसे आदमी को, जो पॉपुलर है, सारी फिल्में सुपरहिट हुई हैं, उसके बाद कोई काम नहीं है। मैं इस क्राइसिस का बता रहा हूँ, ये आपको फेस करना पड़ेगा, कुछ रह ही नहीं गया सिवाय मोबाइल के। सागर साहब, जिन लोगों के साथ आपने काम किया इतने बरसों में, उनमें से किसको आप बड़े प्यार से आज याद करना चाहेंगे? मैं यश चोपड़ा को बहुत याद करता हूँ। उन्होंने मेरे एक ड्रामा देखा था और फिर मुझे कभी कभी इतनी बड़ी फिल्म मेरे हवाले की थी। न सिर्फ ये, बल्कि रिटन बाय सागर सरहदी सबसे पहले मेरा नाम आता था, और बाकी कुछ लोगों को ये भी हुआ कि ये लड़का नया है और इसका नाम पहले आ रहा है। लेकिन यश जी ने बिल्कुल इस बात को दावे के साथ कि वो चाहते थे कि मेरा नाम पहला आया, और आया सारी फिल्मों में। दूसरा, उन्होंने पूरी, मेरा ख्याल है जितनी 3 फिल्में मैंने लिखी हैं, वो मेरा कामा फुल स्टॉप नहीं बदलते थे। 10 साल के अरसे में एक मर्तबा मुझसे कहा बड़ी प्यार से
आजिज़ी के साथ, सागर साहब ये ज़रा सा लंबा लगता है, अगर मैं ये 3 लाइनें काट दूं तो फ़र्क पड़ेगा। मैंने देखा, मैंने कहा यशी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यानी 3 फिल्मों के बाद, कभी कभी सिलसिला, चांदनी लिखने के बाद भी सिर्फ 3 लाइनें मेरी इजाज़त के साथ उन्होंने वो निकाली वो, नहीं तो मेरा कामा फुल स्टॉप भी जो है वो उसी तरह रखते थे जैसे मैंने लिखा है। तो मैं आज बहुत उनको मिस करता हूँ। एक तो ये कि वो बड़ी फिल्में बनाते थे जिससे आम आदमी के यहाँ जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी बहुत लोग मानते थे। और दूसरी खूबसूरत बात ये थी कि मेरा नाम सबसे पहले देते थे, रिटन बाय सागर सदी। उससे एक अजीब, और पैसों के बारे में मुनासिब से देते थे, लेकिन कभी भी जब भी ज़रूरत हो आप पैसे भी मांग सकते थे। तो मैं उनको एक सरपरस्त की तरह आज भी बहुत याद करता हूँ कि बड़ी फिल्म बनाना, मेरा नाम पहले देना और उस अहमियत के साथ। तो आज बहुत याद आते हैं कि वो उनको डेंगू की वजह से सडनली, एज ज़्यादा नहीं थी, तो मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। यशराज जी के साथ आपने कितने साल काम किया? अभी मेरा ख्याल 8-10 साल, 3 एक फिल्में, कभी कभी सिलसिला, चांदनी, सब उनके साथ मैंने। और सर से मैं फिल्म बनाना, फिल्म रिलीज़ होना, दूसरी शुरू करना, तो 8-10 साल मैंने उनके साथ जो काटे हैं वो मेरे लिए आइडियल हैं। कितने पैसे वो देते थे एक फिल्म लिखने के? मुनासिब देते थे, वो आपको तकलीफ नहीं होती थी। हाँ, ये तो थोड़ा ये वेग जवाब है, थोड़ा बताइए। कभी भी ले सकते थे। फिर भी कितने पैसे देते होंगे? मुझे ये इस तरह याद नहीं है, 40-50 याद नहीं है मुझे, मेरा ख्याल है, नहीं कह पाऊँगा। 40-50 हज़ार रुपए उस वक्त के हिसाब से जब शुरू में था। हाँ। तो इस तरह का अमाउंट कभी मुझे। अच्छा, फिर मेरे रहने का, मैं ताज में ठहरता था, मेरा कमरे बुक होते थे। फिर मैं कहीं भी जाऊं, मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर से दिल्ली आया, दिल्ली से कश्मीर गया, कश्मीर के बाद आगे गया, सारे बिल मैंने उनको चुका के जब दिए, सारे पैसे उन्होंने दिया। साथ में हंस के बोले कि किलोमीटर के हिसाब से लिखते हो क्या तुम? तो इस कदर वो अफेक्शनेटली मुझे ट्रीट करते थे। तो उन्होंने एक मुकाम मेरा बना दिया बड़ी फिल्में बना के, और दूसरा मेरी इकॉनमी ठीक हो गई, तीसरा मेरा नाम अच्छा हो गया। यशराज जी के जाने के बाद यहाँ पर इतना बड़ा यशराज फिल्म्स नाम का बैनर काम करता है। कभी मौका हुआ कि आप दोबारा उस ऑफिस में गए हों और उनके बच्चों से? मेरा ख्याल है नहीं, काम तो किया मैंने यहाँ वहाँ, लेकिन नहीं, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सका। वो रिप्लेसमेंट की बात नहीं है। हाँ। बात है कि यशराज जी के साथ आप उनके बड़े क्लोज एसोसिएट थे, और जब दोबारा आप यशराज फिल्म्स में जाएं कभी, तो क्या आपको कोई पहचानेगा, अंदर आने देगा? मैं गया ही नहीं है तो अंदर आने का सवाल ही नहीं है। जब से यश जी नहीं है, उनको मेरा नाता टूट गया पूरी यशराज प्रोडक्शन से। लेकिन यशराज जी की तो कंपनी तो है ही, उनके बच्चे उसे संभालते हैं, तो अपनी फिल्म जो कि चौसर बनकर रखी हुई है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उनसे आपने कभी बात की? नहीं, उनसे वो चौसर मैंने बहुत बाद में बनाई है। पहले मैंने ये बनाई थी, बाज़ार बनाई थी। तो बाज़ार उन्होंने कहा था कि मेरे बैनर के नीचे बनाओ, तो मैंने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं, तो आप उसमें भी कुछ सजेस्ट करेंगे या ये करेंगे, मैं मानूंगा नहीं। उनका मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम बनाओ। मैं कहा नहीं, मैं नहीं बनाता, मैं अपने बैनर के नीचे बनाऊंगा, लेकिन आपसे हेल्प बहुत लूँगा। क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे रास्टॉक चाहिए क्रेडिट पर। कितना क्रेडिट? मैंने कहा 100%। तो हंस पड़े, और उन्होंने नवरंग लेबॉर्ट्री के जो मालिक थे उनको मेरे अपने ऑफिस में बुलाया, बोला ये सागर सरहदी हैं, ये फिल्म बनाना चाहते हैं, रास्टॉक जो है इनको 100% क्रेडिट दीजिए, मेरी जिम्मेदारी है। और 100% उन्होंने मेरे को क्रेडिट दिलवाया।
इस वजह से बाज़ार जो है बेहद आसानी से बन गई, कोई टेंशन नहीं थी। आसानी से बन जाना एक चीज़ है, उसमें जो लागत थी उससे कितना कारोबार हो पाया? नहीं समझा नहीं मैं। पैसे कितने कमाए बाजार ने? बहुत कमाए मैंने, बेहद कमाए। एक छोटी सी फिल्म जो है 3 बार तो टीवी पे आई है, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5, टोटल पिक्चर जो है 10-11 लाख की पिक्चर। मतलब उस वक्त की जो नसीर साहब, स्मिता पाटिल या वो लड़की जो थी सुप्रिया, ये उनको सुप्रिया को मैंने 11,000 दिए, वो भी नहीं ले रही थी कि आपने मुझे चांस दिया है। नसीर साहब को, स्मिता पाटिल को 40,000, 8-10 लाख में पूरी पिक्चर बन गई थी। और 3 बार तो 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख मुझे दूरदर्शन से मिला। और मैंने अदरवाइज भी बहुत पैसा कमाया, जुबली हुई पिक्चर। और मैं जाना चाह रहा हूँ, आज भी लोग जो हैं बाज़ार का जिक्र करते हैं मेरी पिक्चर का। पाकिस्तान में मैंने एक मरतबा, एक साहब आए जो पाकिस्तान से, टेलीफोन नंबर पता नहीं कहाँ से मिला, मुझे मिला ताजन में, मुझे मिले तो उन्होंने बातें की। मैंने कहा मैंने बड़ी फिल्म में कभी कभी सिलसिला चांदनी, उन्होंने कहा छोड़िए कभी कभी सिलसिला चांदनी। बाज़ार, पूरे पाकिस्तान में बाज़ार की जो उनकी, मैं समझता हूँ उनकी प्रॉब्लम थी कि गरीब लड़की को कैसे ब्याही जाती है। वो वहाँ सुपरहिट थी फिल्म। तो मेरी आइडेंटिटी जो है वहाँ तो मैं एज ए राइटर था, लेकिन एज ए फिल्म मेकर जो मुझे मिला है वो बाज़ार की वजह से। बड़ा नाम, बड़ा काम। इस फिल्म को बनाते वक्त आपने जिस तरह से सोचा था, कभी भी नहीं। आपने इस फिल्म को बनाते वक्त जैसा सोचा था कि ऐसा बनाऊंगा, वैसा ही बनाया, बिल्कुल वैसे। और मेरी पहली फिल्म थी, आपको हैरानी थी, मैंने कभी इंडस्ट्री में असिस्टेंट नहीं रहा, मैं बिल्कुल नया था। लेकिन समझ बूझ जो मैंने पढ़ाई लिखाई समझी या जो भी बैकग्राउंड, मैंने शूट करता था, बताता था। और ईशान आर्य जो थे वो पिक्चराइज करते थे और बाज़ार लोगों ने देखी है। कोई आज तक भी लोग याद करते हैं तो बाज़ार को याद करते हैं। जैसे हमने चाहा, जैसे किया, लोगों को पसंद आई है वो फिल्म। आज भी उसका जिक्र जो है बहुत ज़्यादा, बाज़ार का जिक्र बहुत ज़्यादा है सर। यश चोपड़ा के अलावा और कोई नाम लीजिए जिनको बहुत प्यार से आप याद करना चाहेंगे? मैं राकेश रोशन के साथ काम किया है, बड़ा डायलॉग लिखे हैं उनके लिए, बहुत अच्छे थे। मेरा कामा फुल स्टॉप नहीं बदलते थे, मेरे लिहाज भी करते थे। पूरी फिल्म जो है उन्होंने जो फिल्म का नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन उनके साथ में इन्हें बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। मेरा पूरा लिहाज करते, मेरे डायलॉग नहीं बदलते। राकेश रोशन साहब, वो फिल्म भी बहुत चली है, जुबली हुई है वो भी। तो लेकिन मैंने बाहर की फिल्में बहुत कम की हैं और मैं चाहता था कि ख़ुद से मैं कमर्शियल राइटिंग ना करूं। ये एक एटीट्यूड था कि मैंने पढ़ा लिखा, सोचा समझा। जैसे मैं राइटर हूँ, जैसे मैं ड्रामे लिखता हूँ, मेरी फिल्में भी कम से कम हों, लेकिन उस तरह की हों कि मैं कुछ कह सकूं कि एक रिफ्यूजी लड़का वो फिल्म डायरेक्टर बनता है तो ज़िंदगी में जो मसले हैं उन मसलों के बारे में मेरा रवैया क्या है, तो फिल्म वैसी बननी चाहिए। और मैंने इसलिए बाज़ार बनाई और मैं समझता हूँ मैं कामयाब रहा, बहुत कामयाब रहा। ये जो आप पढ़ते, लिखते, सोचते, देखते रहते हैं, इस तलाश के पीछे क्या वजह है? वजह तो साइकोलॉजिकल है। मेरा मतलब है मैं अपने आप से नाराज़ रहना, अपने मुल्क को छोड़ना, अपने गांव को छोड़ना, अपरूट होना, दूसरी सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है पैदा करना, ये सारी प्रोसेस जो था बड़ा लंबा और डिस्टर्बिंग रहा है। सोचना, समझना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा करना कि एक आदमी एक छोटे से गांव में पैदा हुआ है, उसको अपरूट करके आप बॉम्बे में ले आते हैं। पहले रिफ्यूजी होता है, फिर वो डायरेक्टर बनता है। छोटी सी ज़िंदगी में क्या क्या सहना पड़ा
वो बातें मैं भूलता नहीं हूँ, ये मेरे बस का था नहीं वो। पढ़ना लिखना आपको क्या देता है? क्यों इतनी सारी किताबें जो आपने जमा कर रखी हैं वो क्या देता है? मैं एक मर्तबा, एक छोटा सा वाक़या है कि मैं खालसा कॉलेज में पढ़ता था फर्स्ट ईयर में। गुलजार जो थे सेकंड ईयर में पढ़ते थे, 1 साल सीनियर थे। और गुलजार जो थे बात बात पर गालिब का शेर, मीर का शेर मज़े से सुनाते थे। आवाज़ भी अच्छी थी, दिल्ली के रहने वाले थे, उर्दू बेहद अच्छी जानते थे। तो मैंने लगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो कितना मीर गालिब सबको शेर सुनाते हैं। तो घर से जो खालसा कॉलेज से घर तक कोलीवाड़े पहुंचा, तो रास्ते में मैंने ये सोचा। तो उसके बाद मैंने कहा, मैंने अपना एटीट्यूड बदला और मैं 12-12 घंटे रोज़ पढ़ने लगा। सुबह उठता था 4 बजे, शाम के 4 बजे तक पढ़ता था। अपने आप को डेवलप किया, सोचा समझा, फिर मैंने जो भी नाम कमाया थोड़ा बहुत आजी के साथ मुनासिब किया मैंने। पढ़ने के सिलसिले में आपका अपना हमेशा एक निजी ज़ाती चुनाव होता है। हर किसी का एक ज़ाती चुनाव होता है कि वो क्या पढ़े। आपने पढ़ने के लिए कुछ ख़ास चॉइस पैदा की? हाँ, नहीं मतलब है, मैंने देखा कि वो इतने पढ़े हुए हैं, गालिब मीर तक वो कोट करते हैं और मुझे कुछ आते नहीं हैं। तो मैंने उस चीज़ को लिया, सेल्फ क्रिटिसिज्म जिसको हम बोलते हैं। फिर मैंने पढ़ना 12-12 घंटे, 14-14 घंटे। और मैं जब बाहर लिखने के लिए जाता हूँ तो प्रोड्यूसर के लिए सिर्फ 2 घंटे काम करता हूँ और उसके बाद सारे दिन मैं अपनी किताबें लेके जाता हूँ। 4 सीन में लिखता हूँ प्रोड्यूसर के, उसके बाद सारा काम, ढेर सारी किताबें लेके जाता हूँ। मैंने सिमोन डिबुए की बायोग्राफी और उनकी किताबें फ्रेंच थी, उनके बारे में पढ़ा था कि वो याँपाल सातर को भी नहीं बताती थी कि कहाँ जा रही हैं, और बक्सा भर के किताबों का कहीं गायब हो जाती थी और पूरे ख़त्म करके वापस आती थी। तो मैंने वो टेक्निक, वो बात मुझे अच्छी लगी कि मैं 8-10 किताबें ले जाता था, खंडाला, महाबलेश्वर, कहीं भी हिल स्टेशन कोई भी, और 4 सीन लिखता था और बाकी सारा दिन मैं पढ़ता था अपने आप को समझने के लिए। तो पढ़ने के लिए आपको किन किताबों ने ताकत दी? नहीं, वो तो मेरी समझ या दोस्ती यारी, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन में जाता था, कैफी साहब, साहिल उद्यानवी, जानसार अख्तर, इस्मत चौथाई, बड़े बड़े लोग, फिर मार्क्सिस्ट वहाँ बहुत से। तो वो एक पढ़ने की एक वहाँ से एक शुरुआत मेरी हुई और फिर मैं दुनिया भर में दोस्तों से इधर उधर पूछ कर पढ़ाई भी बीए इंग्लिश लिटरेचर से किया। एमए भी करने वाला था, कर नहीं सका। साथ में काम करना, साथ में पढ़ना, फिर उधर पेपर देना एमए के, वो नहीं कर पाया। एमए फेल हो गया, छोड़ दी। फिर मैंने कहा काफ़ी है, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं छूटी। किस तरह की किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है? मैं सबसे पहले थिएटर की किताबें पढ़ता हूँ, उसके बाद फिक्शन, और उसके बाद ये थ्योरी, मार्क्सिज्म, साइकोलॉजी। मुझे साइकोलॉजी के बारे में बहुत समझ भी है और मुझे बहुत इन्वॉल्वमेंट भी है। मैंने डॉक्टर फ्राइड को सारा पढ़ा और उसके बाद भी जितने साइकोलॉजिस्ट हुए उनको मैंने पढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कैरेक्टर जब आप सोचते हैं, करते हैं, तो उसकी नफ्सियात के बारे में भी अगर थोड़ी बहुत समझ आए तो आपके कैरेक्टर जो हैं ज़्यादा एक्सेप्टेबल होंगे और ज़्यादा डायमेंशंस होंगे। तो मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी, मार्क्सिज्म भी पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, और उस हिसाब से मैं लिखता हूँ और कैरेक्टर बनाता हूँ। जो कैरेक्टर हैं वो तो ज़िंदगी से आते हैं, कैरेक्टर तो आपको अपने इर्द गिर्द की दुनिया से ही आते हैं। उन कैरेक्टर्स को जानने के लिए क्या आपके पास तरीका है? नहीं, मैंने ना इंस्पायर होता रहा हूँ। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैंने बिमल राय की सारी फिल्में देखी हैं। इस तरह के जितने अच्छे डायरेक्टर होते थे फिल्में देखता था। अच्छे डायरेक्टर्स माने कौन कौन हुए?
मैं मतलब ये बिमल राय का इधर जो शुरू में मैंने नाम लिया था अभी, जिया सरहदी। जिया सरहदी साहब, जिया सरहदी की सारी फिल्में मैंने देखी। तकरीबन फिल्में तो खैर मैं सारी देखता था, लेकिन बिमल राय को मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनकी फिल्में सारी देखी हैं। ये मैं एक छोटा सा वाक़या बताना चाहता हूँ फिल्मों के बारे में। मैं दिल्ली से हायर सेकेंडरी पास करके बॉम्बे आया था, और मेरे बड़े भाई ने हमारे एक दोस्त को बोला कि ये नया नया है, इसको थोड़ा घुमा लो बॉम्बे में। और उसने जाके मुझे ये फिल्म दिखाई, जोगन। जोगन फिल्म में देख के मैं स्टन्ड हो गया। और मैं जब घर पहुंचा तो मेरे भाई से उस आदमी ने शिकायत की, ये तो बात ही नहीं करता। अब मैं बात कैसे करूं कि मैं टोटली स्टन्ड हो गया वो फिल्म में देख के, जोगन फिल्म देख के। तो महबूब साहब, जोगन और राज कपूर साहब, ये जो बड़े बड़े डायरेक्टर थे, इनकी फिल्में मैंने देखी, और वो मेरे अंदर एक डिज़ायर पैदा होना, काम करना, इन्होंने ना इंस्पायर किया मुझे। मैं उनको बहुत मानता हूँ, और आज भी मुझे याद है जोगन फिल्म, मुझे याद है। मुझे महबूब साहब की फिल्म हम लोग, उनकी जिया सरहदी की याद है। फिर ये फिल्में आज भी मेरे दिमाग में मौजूद रहती हैं, और मैं सोचता हूँ उनके बारे में और मानता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि कुछ मेरे बारे में मैं जो अपने कहना चाहता हूँ कि मैंने पैसे को इतनी अहमियत नहीं दी, मैंने काम को ज़्यादा दी कि रोटी रोज़ी के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन सारा वक्त जो है पढ़ने लिखने में गुजारो। इसलिए कोलीवाड़े में रहता था, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं होता था, आराम से रहता था, छोटी सी जगह थी। बाद में पैसे कमाने लगा तो ये एक आध वो भी उसी एरिया में एक अच्छा सा फ्लैट ले लिया, बस। इससे ज़्यादा ज़रूरत मैंने महसूस नहीं की कभी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज ट्रेनों में जाता हूँ, ऑर्डिनरी सेकंड क्लास में जाता हूँ, खड़ा होकर जाता हूँ, बस पकड़ता हूँ, वॉक करके जाता हूँ, ताकि मेरा संबंध जो है मेरे लोगों के साथ, आगे पीछे उनके गरीबी के साथ छूट ना जाए। इसको मैं बहुत अहमियत देता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं आज भी वो फिल्म 5 स्टार होटल में जो राइटर बाद में जाते हैं या डायरेक्टर जाते हैं, मैं नहीं हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ तो नेचर के पास। तो सागर साहब, आप ये हमको बताइए, आपने शादी क्यों नहीं की? जब मैं इस काबिल हुआ, मेरे बाप ने दिल्ली में शादी तय कर दी थी, और मैंने बाप को बहुत सख्त किस्म का लेटर लिखा था कि मैं शादी नहीं करूँगा। वो जब बॉम्बे में आए तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक छोटी सी जगह, छोटा सा कमरा, वो भी ये जो आर्मी के लोगों की जो बैरिक्स होती हैं, उस तरह का एक कमरा था। तो मैंने अपने बाप को दिखाया, मैंने कहा इस कमरे में मेरे बड़े भाई, भाभी, बच्चे रहते हैं और मैं रहता हूँ, और मैं बाहर सोता हूँ। अगर मैं शादी करता तो कहाँ रहता? उनको ये महसूस हुआ। और बाद में मुझे लगा कि आप खुद भूखा रह सकते हैं। मेरी इकॉनमी कभी भी अच्छी नहीं रही है, लेकिन आपने शादी की है और आपके बच्चे हैं, उनको आप लुक आफ्टर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। वो ज़िम्मेदारी मैं उठा नहीं सकता था, क्योंकि मुझे बोला एज ए राइटर, वो अभी तक मेरे पास इतने पैसे नहीं आए हैं। ये नहीं पता था कि बाद में प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनूंगा और 4 पैसे कमाऊंगा, लेकिन मैंने बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है। इसके अलावा भी दोस्त यार, रोमांस बहुत अच्छी तरह, अच्छे ढंग से 4 साल, 3 साल, 2 साल संबंध रखे हैं, और इसलिए मैं रोमांटिक पिक्चरें अच्छी लिखता हूँ, अच्छी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने लड़की की बहुत इज़्ज़त की है, बहुत रेस्पेक्ट दिया है, और मैंने लड़की को या अपनी गर्लफ्रेंड को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने खुद डिसाइड किया है कि वो सेटल होना चाहती हैं। तो मैं अपने आप को तारीफ़ कर रहा हूँ
कि मैंने उन बिलीव किया है, प्यार पाया, ढेर सारा पाया और उसका इस्तेमाल किया है। इसलिए मैं रोमांटिक पिक्चरें कई बार कह चुका हूँ, मैं अच्छी लिखता हूँ, अच्छी लिख सकता हूँ। आखिर में हमको सागर साहब बताइए कि ये जो ज़िंदगी गुज़री और जिस मुकाम पर अभी आप हैं, जब आप फिल्मों के ज़रिए आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के इस कारोबार की तरफ नज़र डालते हैं, तो क्या तजुर्बे का निचोड़ क्या निकलता है? नहीं, मुझे लगता है कि अब वो जो एक गोल्डन पीरियड था राज कपूर का, महबूब साहब का, बड़े बड़े डायरेक्टर थे, मैं भी बाद में छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन मेरी भी रही है, वो अब रहा नहीं। जब से मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि मोबाइल आया है, उसने जैसे टेक ओवर कर लिया हो और अब चीज़ें, फिल्में कम हो रही हैं, लिटरेचर कम हो रही है, किताब कम हो रही है, कल्चर कम हो रहा है, हर चीज़ गायब हो रही है। और एक ये डिब्बा जो हमारे हाथ में, आप जाइए रास्ते में देखें, और ख़ास तौर पर हमारी जो लड़कियां हैं, दोस्त हैं, वो दिन भर वो सामने लेके देखना, और उसको उस वजह से। सागर साहब, हम देख रहे हैं कि यहाँ आपकी जहाँ सोते हैं जिस बिस्तर पर, वहाँ बहुत सारे चाकू और कैंची और ये सब चीज़ें, इसका क्या करते हैं आप? मैं ये जो पेपर पढ़ता हूँ ना, मैगज़ीन पढ़ता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ, उनमें बहुत सारे आर्टिकल ऐसे होते हैं जो बहुत उनको याद रखना, उनका इस्तेमाल करना या इंटरप्रेट करना, तो वो सारी चीज़ें मैं इसलिए रखता हूँ कि जो चीज़ मुझे पसंद आए वो करूँ, फाइल बनाऊँ, जमा करूँ, और उसका इस्तेमाल मैं नोट बना के रखता हूँ। कहानी में हो सकता है, ड्रामे में हो सकता है, तो इसलिए वो सारे कैंची, चाकू वगैरह में रखे हैं कि मैं सारे पेपर लेता हूँ। सुबह उठकर टाइम्स लेता हूँ, दूसरे इंडियन एक्सप्रेस लेता हूँ, उर्दू के लेता हूँ, हिंदी का एक आध लेता हूँ, मैगज़ीन लेता हूँ, सारे मैगज़ीन लेता हूँ, वो सारे मैगज़ीन पढ़ता हूँ। उनमें से काम की जो चीज़ें होती हैं वो काट के मैं फाइल करता हूँ, उन पे नोट बना के रखता हूँ, और बाद में शायद कभी कभार इस्तेमाल भी करता हूँ। और ऐसा करते हुए कितना अरसा गुजर गया इस प्रैक्टिस को, ये अखबारों को काट कर कतरनों को रखने का, कितने टाइम से ये काम आप कर रहे हैं? ये मैं समझता ज़रूरी है। कब से कर रहे हैं ये? मैं जब से राइटर बना हूँ, पढ़ना, बेहद पढ़ना। आप देखें घर में मेरी किताबें, और मैंने कहा कि मैं वो सिमोन डी बोवे की बड़ी बात याद रखता हूँ कि ढेर सारी किताबें लेके मैं कम से कम खंडाला, महाबलेश्वर, हिल स्टेशन चला जाता हूँ। सुबह प्रोड्यूसर का काम मैं सिर्फ थोड़ा करता हूँ, 4 सीन लिखता हूँ बस, दिन भर फिर मैं अपनी किताबें पढ़ता हूँ, फिर मैं लंबे वॉक्स लेता हूँ, सोचता हूँ। पढ़ाई लिखाई में मानता हूँ उसने मुझे बहुत दिया है। आखिर में ये बताइए कि आपके हिसाब से ये जो दुनिया की खराबियां हैं वो कैसे ठीक होंगी? मैं समझता हूँ मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है उसने ओवरटेक कर लिया है। अगर हम एक मोबाइल हमारे पूरी ज़िंदगी पे तारी हो गया है तो आगे जाके क्या होगा? किताबें कोई नहीं पढ़ता है, सिनेमा कम होता जा रहा है, और अब हर चीज़ कम हो रही है। आप मोबाइल हाथ में रख लीजिए, उसमें न्यूज़ पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आप ये एक बहुत छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं, जबकि मेहनत करने वाले लोग आज भी मेहनत कर रहे हैं। जो किसान हैं वो भी अभी फसल उगा रहे हैं। बस तो वो जिंदा रहेंगे सर। तो अब आप तो फिर नाउम्मीदी बता वो रहे हैं। रहेंगे, जिंदा रहेंगे। मेरा भी यही है कि मेरा जो मोबाइल है उसमें सिर्फ फ़ोन कर सकता हूँ या फ़ोन सुन सकता हूँ, उसमें कुछ नहीं है, और लेने में मुझे कोई वो भी नहीं है। और मैं मानता हूँ कम से कम, जितना कम आप इस्तेमाल टेक्नोलॉजी है कम से कम करें, ताकि आपकी सारी तो जो है आपके काम पर रहे। और पढ़ाई लिखाई जिस दिन मैंने छोड़ दी उस दिन मैं मर जाऊंगा, मैं साफ बोल मानता हूँ। आज भी उतना ही पढ़ता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, 4 घंटे पढ़ के तब मैं ऑफिस में जाता हूँ। और मैं मानता हूँ आपको अगर सीखना है तो किताब है, किताब आपको सिखा सकती है, या अच्छे दोस्त हैं, या अच्छे प्रोग्राम्स हैं, बस। बाकी आज सिनेमा भी मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कम कम होता जा रहा है।
आपने कहा कि ऑफिस चले जाते हैं, कौन से ऑफिस चले जाते हैं? मेरा अपना ऑफिस है अंधेरी वेस्ट में। वो जगह तो मेरे भतीजे के है, रमेश साहब की हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं 10 बजे निकलता हूँ, वहाँ 11 साढ़े 11 पहुँचता हूँ। फिर रमेश साहब मेरे भतीजे हैं, वो 6 बजे निकलते हैं, मुझे कार से कहीं मेरे घर के पास छोड़ देते हैं। मेरा रूटीन है। 6 बजे उठता हूँ, 4 घंटे काम करता हूँ यहाँ। फिर वहाँ कोई ना हो तो मैं दिन भर कुछ ना कुछ पढ़ता लिखता हूँ। अच्छी जगह है मेरी अंधेरी वेस्ट में, और किताबें साथ में वहाँ भी रहती हैं, यहाँ भी रहती हैं, और साथ में लेके भी जाता हूँ मैं। और ये काम जो है, मैं कोई दूसरा काम ना हो तो मेरा पढ़ना जो है अब भी जारी है। कोई फिल्मी गाना जो आप सुबह उठकर गुनगुनाना पसंद करते हैं, ज़रा हमारे लिए गुनगुना कर बताइए। नहीं, मैंने ये कहा ना, जैसे राज कपूर की फिल्में, उनका म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद था। फिर मैंने वो कहा था, जो राइटर जिया सरदी की फिल्मों कुछ का गाकर बताइए। हाँ, मैं गाऊंगा तो आप बाहर चले जाएंगे। आप बाहर ही जाने के लिए? इतनी बुरी आवाज़ है कि आप, मैं खुद कहाँ जाऊंगा। कोशिश कीजिए, तौबा कीजिए, कुछ कोशिश काम कीजिए। नहीं करता मैं। हाँ, तो आखिर में कुछ ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे, और वो सवाल अगर मैंने नहीं पूछा तो अभी आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं। जी बस, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपका। शुक्रिया। आगे बहुत बहुत शुक्रिया सागर साहब। साहब, इनायत है आपकी, आप आए हैं, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे बात करते। ये थे सागर सरहदी, जो कि एक मशहूर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। और आपकी जो प्रतिक्रियाएं इस हफ्ते पहुंची हैं यहाँ तक, उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल ये रही।